गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि ठीक ही होंगे। तो आज हम फिर वही चीज़ लेकर आए हैं, अकाउंट का जो है शॉर्ट क्वेश्चन जो हर 2025 के लिए मोस्ट VVI है। तो ये चौथा क्लास हुआ आपका, नहीं? और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो कि कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का है। पहला क्वेश्चन दिया है, अलाभकारी या गैर व्यापारिक संस्था का अर्थ क्या है? यानी गैर व्यापारिक या दिया हुआ है अलाभकारी। क्या दिया है? अलाभकारी। गैर व्यापारिक बोलिए या अलाभकारी बोलिए, इसका मतलब बोल रहा है कि इससे आप क्या समझते हैं। तो अलाभकारी संस्था जिसको हम बताए थे, पिछले क्लास में बताए थे कि ये पार्टनरशिप का ये पहला चैप्टर है, NPO, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो अलाभकारी संस्था है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है बल्कि समाज का सेवा करना होता है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि अलाभकारी संस्था एक ऐसी संस्था होती है जो कि समाज के सेवा के लिए नहीं, उनका उद्देश्य होता है समाज की सेवा करना, न कि लाभ कमाना। जैसे हम कह सकते हैं मंदिर है, मस्जिद है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, कॉलेज है, ये सब क्या है मेरा? ये सब एग्जाम्पल है किसका? NPO, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या है? प्राप्ति एवं भुगतान खाता को हम लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कहते हैं। और ये भी आपका पार्टनरशिप का पहला ही चैप्टर का सवाल है कि प्राप्ति और भुगतान। वर्ड से स्पष्ट हो रहा है कि प्राप्ति मतलब जो पैसा मेरे पास आ रहा है और भुगतान मतलब जो पैसा मेरे यहाँ से जा रहा है। क्लियर, वर्ड से स्पष्ट है। तो बोल रहा है कि प्राप्ति और भुगतान खाता क्या है। तो पहली बात बताएंगे कि प्राप्ति और भुगतान यानी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, यह एक प्रकार का क्या होता है? रियल अकाउंट होता है। क्या होता है? रियल अकाउंट होता है। और यह कैश बेसिस के आधार पर बनाया जाता है, चाहे वो कैश हो या बैंक हो। नहीं, प्राप्ति और भुगतान पैसा आएगा और जाएगा, उसी के आधार पर क्या किया जाता है? ये बनाया जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि प्राप्ति और भुगतान खाता क्या है? यह एक प्रकार का रियल अकाउंट है। यह कैश बेसिस के आधार पर बनाया जाता है। इसके डेबिट साइड में, किसके डेबिट साइड में? प्राप्ति एवं भुगतान खाता के डेबिट साइड में सारे प्राप्तियां को लिखते हैं और क्रेडिट साइड में सारे भुगतान को लिखते हैं। कोई दिक्कत? प्राप्ति और भुगतान खाता बनाने से हमें, यानी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने से हमें या तो ओपनिंग कैश या बैंक आएगा, नहीं तो क्लोजिंग कैश या बैंक आएगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? फिर से एक बार समझ लीजिए कि प्राप्ति और भुगतान खाता एक ऐसी खाता होती है जो कि यह एक प्रकार का रियल अकाउंट है। यह जो है रोकड़ के आधार पर, कैश बेसिस के आधार पर बनाया जाता है, चाहे वो कैश हो या बैंक हो। इसके डेबिट साइड में, यानी प्राप्ति और भुगतान खाता के डेबिट साइड में सारे प्राप्तियां, जो पैसा हम लोग प्राप्त करते हैं उसको देते हैं, और क्रेडिट साइड में सारे भुगतान को देते हैं। और प्राप्ति और भुगतान खाता बनाने से हमें या तो ओपनिंग कैश या बैंक या क्लोजिंग कैश बैंक की जानकारी मिलती है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट है, आय एवं व्यय खाता क्या है? आय एवं व्यय, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, वर्ड से लग रहा है इनकम जो कहीं से आ रहा है, एक्सपेंडिचर जो कहीं जा रहा है। तो आय व्यय खाता ठीक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की तरह होता है। ये भी बस अंतर देखिए कि यह आय व्यय खाता क्या होता है? यह एक प्रकार का नॉमिनल अकाउंट होता है। नहीं, यह क्या होता है? यह एक प्रकार का नॉमिनल अकाउंट होता है। यह कैश बेसिस के आधार पर नहीं बनाया जाता है।
इसके डेबिट साइड में, किस साइड में, डेबिट साइड में सारे इनकम को लिया आता है और क्रेडिट साइड में सारे एक्सपेंडिचर को लिया जाता है। और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने से हमें सरप्लस या डिफिसिट की जानकारी प्राप्त होती है। किसकी जानकारी प्राप्त होती है? सरप्लस या डिफिसिट की जानकारी प्राप्त होती है। नहीं तो आप समझ सकते हैं कि सरप्लस क्या होगा, अत्यधिक या अधिक बोलते हैं उसको सरप्लस बोलते हैं। नहीं, और डिफिसिट में क्या होता है, कम होता है। जब आपका सरप्लस होगा तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड सरप्लस आता है और क्रेडिट साइड क्या आता है, डिफिसिट आता है। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी साझेदार के प्रवेश के समय एसेट्स एंड लायबिलिटीज का पुनर्मूल्यांकन क्यों किया जाता है? अब समझिए, क्वेश्चन यह बता रहा है कि जब कोई पार्टनर किसी साझेदारी में प्रवेश लेता है, यानी जब कोई पार्टनर किसी साझेदारी में आता है तो आने के बाद किसी भी एसेट्स और लायबिलिटीज का पूर्ण मूल्यांकन क्यों किया जाता है? तो आने के बाद पूर्ण मूल्यांकन इसलिए किया जाता है क्योंकि जो नया साझेदार है जब वो व्यवसाय में आ रहा है तो उसको नहीं पता है कि साझेदार का जो बैलेंस शीट बना हुआ है, बैलेंस शीट में क्या सही है, एसेट सही है, लायबिलिटीज सही है या नहीं है। इसकी जानकारी को प्राप्त करने के लिए जब कोई साझेदारी में प्रवेश करता है कोई साझेदार, तो ऐसी दशा में पूर्ण मूल्यांकन एसेट्स और लायबिलिटीज का किया जाता है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? फिर समझिए कि किसी साझेदार के प्रवेश के समय एसेट्स एंड लायबिलिटीज का पुनर्मूल्यांकन क्यों किया जाता है। तो आप लिख सकते हैं कि किसी भी साझेदार के प्रवेश के समय किसी भी एसेट्स या लायबिलिटीज का पूर्ण मूल्यांकन इसलिए किया जाता है क्योंकि एडमिशन के समय कोई भी साझेदार जब साझेदारी व्यवसाय में प्रवेश लेता है तो उसको ये नहीं पता होता है कि व्यवसाय का जो बैलेंस शीट है वो सही है या गलत। इस चीज़ को जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, रीवैल्यूएशन यानी पूर्ण मूल्यांकन एसेट्स और लायबिलिटीज का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोकड़ प्रवाह विवरण से आप क्या समझते हैं? यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये भी कंपनी का लास्ट चैप्टर है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह विवरण। रोकड़ प्रवाह विवरण क्या होता है कि इसमें हम लोग आप बनाए होंगे, तो आप क्लास में अगर रेगुलर हैं तो आप उसमें पढ़े होइएगा कि कैश फ्लो हम लोग 3 तरह से बनाते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और कैश फ्लो फ्रॉम फिनांसिंग एक्टिविटीज़। तो आपको वो नहीं पूछ रहा है कि आपका बनाने का मेथड क्या है, वो नहीं पूछ रहा आपसे पूछ रहा है कि रोकड़ प्रवाह विवरण से आप क्या समझते हैं। तो हम बोलेंगे कि रोकड़ प्रवाह विवरण से आज एक ऐसी विवरण से होती है जिसके अंतर्गत 2 वर्ष के वित्तीय स्थिति, मतलब 2 वर्ष का आपका डाटा दिया होगा, 2 वर्ष के वित्तीय स्थिति को आपस में तुलना करने के बाद जो परिणाम आता है उसको क्या बोलते हैं, रोकड़ प्रवाह विवरण यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट। यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट में जब कभी भी आपको तुलना करने के लिए दिया होगा तो 2 को दिया होगा, और तुलना हम लोग अकेले में नहीं करते हैं, नहीं, तुलना करने के लिए हमें कम से कम 2 व्यक्ति की आवश्यकता चाहिए होता है, 2 डाटा का आवश्यकता होता है, 2 चीज़ का आवश्यकता होता है, तभी हम तुलना कर सकते हैं। अकेले में तुलना नहीं होता है। जब 2 आदमी कोई खेलता है तो ना एक हारता और जीतता है, और अकेले कोई खेलता है तो उसमें तो वह अकेले जीत जाएगा, नहीं जीत जाएगा। तो इसीलिए जब तुलना कभी भी होगा तो 2 चीज़ का होगा। समझ में आया? अगला क्वेश्चन है, अंश क्या है? अंश को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं शेयर। क्या बोलते हैं? शेयर। अंश आप सुने होइएगा, कोई व्यक्ति अक्सर घर में व्यक्ति बोलते रहते हैं, आपके समाज में बोलते हैं कि आपका भी अंश इसमें है। अंश मतलब होता है हिस्सा, शेयर नहीं। तो अंश क्या है? तो अंश क्या है, कंपनी की कुल पूंजी को, क्या है बोलेंगे, कंपनी की कुल पूंजी को छोटे छोटे टुकड़ों में जो विभाजित किया जाता है। ये बात समझे? कंपनी की कुल पूंजी को छोटे छोटे टुकड़ों में जो विभाजित किया जाता है, उन्हीं टुकड़ों को, उन्हीं पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, अंश कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि 3 भाई है
और आपके पिताजी का संपत्ति 3 कट्ठा ज़मीन है, तो उसको क्या करेंगे, 3 कट्ठा को क्या करेंगे, 3 भाग में बांट देंगे। तो जो बड़ा प्लॉट था उसको अगर बांटेंगे तो छोटा छोटा हो जाएगा। तो छोटा हो जाएगा तो जो छोटा प्लॉट है जो शेयर हिस्सा बांटने के बाद वही उसका हिस्सा होगा। ठीक उसी प्रकार कंपनी में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जब कंपनी के कुल पूंजी को छोटे छोटे टुकड़ों में जो विभाजित किया जाता है, उन्हीं टुकड़ों को हम लोग या हिस्से को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार कौन कौन सा हिस्सा पाने का अधिकार रखता है। मतलब आप समझ सकते हैं ये पार्टनरशिप का रिटायरमेंट का क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए कोई पार्टनर किसी साझेदारी व्यवसाय से अगर रिटायर कर रहा है तो क्या अधिकार रखता है, क्या सब लेगा। तो सिंपली सी बात, जब आया था वो तो क्या लेके आया था, आया था तो मिठाई लेके आया था, नहीं ना। तो आया था तो क्या लेके आया था, कैश लेके आया था और गुडविल लेकर आया था। तो जाने समय कैश यानी पूंजी तो वो लेकर जाएगा ही जाएगा, गुडविल का हिस्सा लेकर जाएगा ही जाएगा। जितना दिन व्यवसाय में काम करेगा उतना दिन का कुछ अगर प्रॉफिट होगा तो उसका हिस्सा लेके जाएगा, कोई रिजर्व होगा तो उसका हिस्सा लेके जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी साझेदारी में कोई पार्टनर अगर रिटायरमेंट करता है तो ऐसी दशा में कैश, गुडविल या प्रॉफिट का जो हिस्सा होता है या कोई रिजर्व होता है वह लेकर क्या करेगा, वो चला जाएगा। कोई दिक्कत? लास्ट क्वेश्चन है साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारी अधिनियम 1932 में दिए गए महत्वपूर्ण नियमों का वर्णन कीजिए। आप पार्टनरशिप पढ़े होइएगा तो पार्टनरशिप में पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आपको बताया गया है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख के अभाव में हम लोग क्या करते हैं। तो आपको पता होगा साझेदारी संलेख के अभाव में हम लोग अगर किसी व्यवसाय में अगर लाभ होता है तो लाभ को हम लोग क्या करते हैं, बराबर बांटते हैं। किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता है, किसी भी साझेदार के सैलरी नहीं दिया जाता है, किसी भी साझेदार को कमीशन नहीं दिया जाता है। नहीं, कोई पार्टनर अगर मान लीजिए लोन दिया है तो उस लोन पर अतिरिक्त रुपया पर एडिशनल कैपिटल पर हम लोग 6% से दर से क्या करते हैं, ब्याज देते हैं। कोई दिक्कत? यहाँ तो समझ में आया। अगर आपको अगर सेशन अच्छा लग रहा है नहीं तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।